कोई रोड मैप ले करके तो मैं नहीं आया था, ना कोई प्लान बना के आया था। स्पष्ट संदेश था कि दरवाजे जरूर खुले हैं, लेकिन एक फाइन लाइन है, उस लाइन के आगे जो जाएगा उसके खिलाफ संविधान और कानून सम्मत कार्रवाई भी होगी। बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। पाकिस्तान की साजिश को लोग समझ गए हैं और इसलिए अब यहाँ के लोगों के मन में दृढ़ विश्वास कायम हो गया है कि कश्मीर का भी भविष्य भारत के साथ है। तो यहाँ सड़क भी है, बिजली भी है, अस्पताल भी है, पढ़ाई भी है और ठीक सरहद के उस पार आटे के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से ज्यादा मतदान विधानसभा के चुनाव में होने जा रहा है। एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी और फिर टूरिज्म, जो सर्विसेज दी जाती हैं जनता को, उसका रैपिड असेसमेंट भी कराते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इससे जनता में विश्वास हुआ, उनके काम होने लगे। श्रीनगर में नहीं, शोपियां, पुलवामा जैसे जगह पर भी सिनेमा हॉल खुले, 34 साल बाद खुले। और मुहर्रम का जुलूस भी पिछले साल 34 साल बाद ही निकला। मैं समझता हूँ ये सब कुछ तब होता है जब शांति रहती है। शांति नहीं रहेगी तो विकास नहीं होगा। कि भारत सोने की चिड़िया कभी इसलिए नहीं था कि हमारे पास गोल्ड माइंस थी। हम सोने की चिड़िया इसलिए थे कि हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, यहीं शारदा पीठ, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। शायर लुधियानवी साहब का एक बड़ा मशहूर शेर है, 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियां उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जम्मू कश्मीर के लिए ये शेर जिन अजीमोशान शख्स ने कहा कभी, आज हमारा सौभाग्य है कि हम उनके साथ ही हैं, महामहिम एलजी श्री मनोज सिन्हा साहब। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत धन्यवाद, आभार जो आपने हमें वक्त दिया बात करने के लिए। आपका किरदार बहुत बड़ा है, हमारा प्लेटफॉर्म छोटा है, लेकिन ये मौका है, वक्त है और सौभाग्य मिला कि आपसे हम आज बात कर सकें। धन्यवाद वात्सल्य जी। जम्मू कश्मीर हमेशा चर्चा में रहता ही है, लेकिन इन दिनों चर्चा ज़्यादा है। लेकिन मैं उस राजनीति की चर्चा नहीं करूंगा जिसकी सारे लोग चर्चा कर रहे हैं। मैं बात करूंगा जिससे बीते कम से कम 20-25 साल से जो पहचान है, इंसानियत, जमहूरियत, कश्मीरियत। और जब हम इंसानियत की बात करते हैं तो जैसा आपको पीपल्स एलजी कहा जाता है, और आपने जब आप 7 अगस्त 2020 को यहाँ आए थे और आपने कहा था कि मेरे दरवाजे सबके लिए खुले हैं, वो लगातार 5 साल में देखने को मिला और उससे एक भरोसा, एक विश्वास पैदा हुआ। और हाल फिलहाल जो 10 साल पहले के गृह मंत्री थे, उनका एक बयान बड़ा चर्चित है कि लाल चौक जाने में डर लगता था। और आज यहाँ पर रात 12 बजे तक प्रचार हो रहा है, लोग डल झील में घूम रहे हैं, लाल चौक पर 30 साल के बाद मुहर्रम निकलता है। तो ये कश्मीर 5 साल में बदल दिया, जिसे लोग कह रहे हैं कि जादू कर दिया आपने। कैसे ये हुआ? एक तो मुझे 4 साल हुए हैं जी। मैं 7 अगस्त 2020 को आया था, तो 4 साल से 1 महीना ज्यादा हो गया। मुझे लगता है कि भारत सरकार की नीतियों का बड़ा प्रभाव रहा है और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने जम्मू कश्मीर में विशेष रुचि ली और एक स्पष्ट संदेश था कि दरवाजे जरूर खुले हैं, लेकिन एक फाइन लाइन है, उस लाइन के आगे जो जाएगा उसके खिलाफ संविधान और कानून सम्मत कार्रवाई भी होगी। और एक बात मैंने बार बार कही कि बेगुनाह को छेड़ो मत और गुनाहगार को छोड़ो मत। और इसको केवल कहा नहीं गया, बल्कि इसको हकीकत में लागू किया गया है। और मुझे लगता है कि इस भारत सरकार की एक स्पष्ट नीति ये भी रही कि मान्यता
ये रही कि साहब शांति खरीदने से नहीं मिलती है। जी। शांति स्थायी रूप से मिलती है जब स्थापित की जाती है, और इसके लिए पूरा प्रयास किया गया, यहाँ की आवाम को विश्वास में लिया गया। ऐसे तत्व जो शांति में बाधक थे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई। एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ केवल आतंकवादियों की संख्या गिनना नहीं, बल्कि उस पूरे टेरर इकोसिस्टम को कैसे खत्म किया जाए, ये प्रयत्न हुआ। और आम आदमी को लगा कि नहीं साहब, हमारे साथ इनजस्टिस नहीं होगी, अन्याय नहीं होगा, हमारी बात अगर सही है तो सुनी जाएगी। मैं समझता हूँ इसके कारण एक नए प्रकार का विश्वास पैदा हुआ है, और इसके चलते ही लोकसभा चुनाव में आपने देखा होगा कि 35 वर्षों में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ। आज पहले चरण का मतदान विधानसभा में हो रहा है, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ी उत्साहजनक है। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से ज़्यादा मतदान विधानसभा के चुनाव में होने जा रहा है। बड़ी मात्रा में महिलाएं, युवा, बुजुर्ग मतदान केंद्रों तक जा रहे हैं। दूसरी बात मुझे एक और लगती है कि एक 3 टियर पंचायती राज सिस्टम यहाँ सबसे देर से लागू किया गया, और उसके लागू करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि देर से जरूर लागू हुआ, लेकिन फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, ये तीनों हमने तत्काल ट्रांसफर कर दिए। डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स का बजट हो, स्थानीय विकास के काम हो, ये चुने हुए 32,000 प्रतिनिधि कर रहे थे। इससे एक नई पौध तैयार हुई है, और उसकी आकांक्षा इस कदर हिलोरे मार रही है जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में है। और इसके कारण यहाँ ढेर सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं बड़ी संख्या में, और मैं लोकतंत्र के लिए कुछ मायने में जम्मू कश्मीर के लिए इसे मैं एक शुभ संकेत मानता हूँ। लोगों के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई है कि हमारा भी योगदान जम्मू कश्मीर के निर्माण में, उसके भविष्य में, उसके विकास में होना चाहिए। जी, 44% जो नंबर बताया जाता है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, और उनको लेकर जो खास तौर पर इंडिया अलायंस है सो कॉल, उनकी तरफ से कई बार सवाल भी उठते हैं। लेकिन सर, जैसा आपने कहा कि रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है एक जमात को, और उसका असर मैंने देखा। आज मैं एयरपोर्ट पे उतरा और जो मेरे टैक्सी ड्राइवर थे, मैंने उनको पूछा कि भाई आपके यहाँ इलेक्शन हो रहा है, तो सुनने में मुझे हैरानी हुई, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर ये चुनाव 10 साल नहीं होते, जो सरकार, जो सिस्टम चल रहा है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि हम चुनाव देखना चाहते थे। बहुत से लोग कह रहे थे, कई लोग ये कह रहे हैं कि 18 के बाद हमें महरूम किया गया। लेकिन एक आवाज़ ये भी है सर, और ये आवाज़ शायद आप तक भी पहुँचती होगी। नहीं, स्वाभाविक रूप से पहुँचती है, और मैं जानता हूँ आज के मौके पर इस पर प्रतिक्रिया देना मेरे लिए उचित नहीं होगा। और भारत जो लोकतंत्र की जननी है, वहाँ चुनाव न हो, इससे छवि भारत की खराब होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो बात 5 अगस्त 2019 को देश की संसद में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का बिल, या मैं कहूँ कि 370 और 35A को एब्रोगेट करने का बिल लाया था गृह मंत्री जी ने, उस समय ही उन्होंने कहा था, क्योंकि असेंबली में सीटों की संख्या बढ़ी थी, तो डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड, एंड देन स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम। जी, डिलिमिटेशन कहने में सेकंड भर लगा, लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है, आप जानते हैं। उससे जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में कमीशन बना, 3 बार तो यहाँ आया जम्मू कश्मीर, डिफरेंट स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन किया। 2022 के नवंबर में जाकर के प्रक्रिया खत्म हुई। फिर वो मतदाता सूची 8 साल पुरानी थी, तो नए मतदाताओं का इनरोलमेंट, वो काम खत्म हुआ। भारत के निर्वाचन आयोग को फैसला लेना था कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव होंगे या बाद में। निर्वाचन आयोग ने फैसला किया कि नहीं, बाद में होंगे, और वो चुनाव हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सच है कि ढेर सारे लोग कुछ दूसरा ही चाहते हैं, लेकिन चुनी हुई सरकार बने, ये मैं समझता हूं कि भारत देश के लिए और भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को देखते हुए आवश्यक है। जी, चुनी हुई सरकार, अब तो आज से चुनाव शुरू भी हो गए हैं और रिजल्ट भी जल्दी आ जाएंगे सर। लेकिन चुनाव के बीच भी बहुत कुछ चल रहा था, और जो नंबर्स बताते हैं, आप 2020 में यहाँ आए
मेरे ख्याल से कई लोगों ने कहा होगा ये कांटे का ताज है, क्योंकि पहले का एक एक्सपीरियंस रहा है और उस समय का माहौल था, कोविड भी चल रहा था, कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस थे, पत्थरबाजी, हड़ताल, इस तरह के बंद कॉल आते थे, कभी सीमा पार से, कभी इधर से, रास्ते बंद हो जाते थे, टूरिज्म बहुत कम था। जो मैंने देखा कि 34 लाख के करीब टूरिस्ट थे। तो अगर उन्हीं नंबर्स को देखा जाए, इस बार रिकॉर्ड नंबर्स अमरनाथ यात्रा, रिकॉर्ड नंबर्स टूरिस्ट का 2 करोड़ 12 लाख जो नंबर देखा गया 2023 का, 24 के आंकड़े माना जा रहा है कि उसको क्रॉस करेंगे। तो ये एक विश्वास जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये एक दिन में तो सर नहीं बना होगा, एक लंबी प्रक्रिया रही और पर्दे के पीछे की बात, वो सारी चीज़ें आ नहीं पाती हैं। क्या आप कोई रोड मैप लेकर आए थे, कोई प्लान बना कर आए थे, फीडबैक आपने लिया था, या क्या था सर? नहीं, कोई रोड मैप ले करके तो मैं नहीं आया था, ना कोई प्लान बना के आया था, लेकिन जिम्मेदारी मिलने के बाद चीज़ों को समझ करके रोड मैप बनाना और उस पर आगे बढ़ना, ये जरूर कोशिश की गई। और मुझे खुशी इस बात की है कि एक तो यहाँ एक वेल इस्टेब्लिश सिस्टम 4 साल में कायम करने में हम लोगों को सफलता मिली। आज देश में ऑनलाइन सर्विसेज देने वाला देश का नंबर 1 यूटी या राज्य जो है वो जम्मू कश्मीर हो गया है। 1140 ऑनलाइन सर्विसेज हम लोग दे रहे हैं। अनेक ऐसी पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट की सर्विसेज हैं जिसको ऑटो एस्केलेशन मोड में हम लोगों ने कर दिया है। जो सर्विसेज दी जाती हैं जनता को, उसका रैपिड असेसमेंट भी कराते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। इससे जनता में विश्वास हुआ, उनके काम होने लगे। प्रोजेक्ट पूरा करने की रफ्तार हमारी 10 गुनी हो गई। 1.5 लाख करोड़ रुपए के आज कनेक्टिविटी के रोड और टनल के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। 4 नए बड़े हाइड्रो पावर प्लांट बन रहे हैं। इसके कारण एयर कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो पहले की तुलना में एयर ट्रैफिक तिगुना हो गया है। कश्मीर कन्याकुमारी से रेल से इस वर्ष के अंत तक जुड़ने जा रहा है। जब मैं आया था तो स्वाभाविक रूप से बड़ी चुनौती थी, कोविड से पूरी दुनिया लड़ रही थी, जम्मू कश्मीर भी लड़ रहा था। लेकिन मैं आभारी हूँ यहाँ के डॉक्टरों का, पैरामेडिकल स्टाफ का और अपने सहयोगियों का भी, कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से कोविड का मैनेजमेंट हुआ वो एक अद्भुत उदाहरण बना। जब देश के बाकी हिस्से ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, उसके पहले ही यहाँ ऑक्सीजन प्लांट लग गए थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण मैं कह सकता हूँ कि 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, अनेक प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, IIT, IIM, निफ्ट जैसे मिले, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसका बड़ा भारी कारण रहा है यूथ को एम्प्लॉयमेंट से कैसे जोड़ा जाए। जहाँ सरकारी नौकरियाँ 42,000 हम लोगों ने मेरिट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर, वहीं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर काफ़ी बल दिया। PMEGP, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हम देश की आबादी के 1% है। लास्ट 2 ईयर से वी आर नंबर 1 इन द कंट्री PMEGP में। मैंने नौजवानों को रोजगार देने जी बैक टू विलेज का कार्यक्रम हमने चलाया। पंचायत में बड़े बड़े अफसर गए, तो बाकी जो काम पंचायत के हम कर रहे थे उसमें एक काम ये भी था कि पहले फेज में हमने 10 यूथ को हर पंचायत से लिया था, सेकेंड फेज में 15। इनको हम प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में फाइनेंशियल असिस्टेंस दिलाएंगे, हैंड होल्डिंग करेंगे, ताकि ये स्वयं एक एंटरप्रेन्योर बन सके। और बड़ी संख्या में नौजवानों को इससे अपना काम करने का अवसर मिला। मिशन यूथ करके एक डिपार्टमेंट बनाया, उसमें ढेर सारी स्कीम मुमकिन, परवाह, राइज टुगेदर, हौसला, रोजगार से जोड़ा गया। वैसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं में यहाँ हुनर बहुत है। आज 8 लाख से ज़्यादा बहनें हमारी उस सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं जी। और उनको उनका बिजनेस कैसे स्केल अप किया जाए, इसमें काफ़ी हम लोगों ने हैंड होल्डिंग की है। एक बड़ा सेक्टर है यहाँ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, डेयरी, फिशरी, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। उसके लिए एक होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान देश के जाने माने कृषि विशेषज्ञों के साथ मिल करके हमने बनाया था। क्योंकि मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि 13 लाख फैमिली हैं, मोटे तौर पर 70% पॉपुलेशन यहाँ की जुड़ी हुई है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी से। उनका जीवन कैसे बदले, तो 29 प्रोजेक्ट डिजाइन हुए। और जो कंजर्वेटिव असेसमेंट है उस हाई पावर कमेटी का कि 4 साल में, मैंने 1 साल बीत गया, 5 साल रखा था हम लोगों ने,
1 साल बीत गया, ये आने वाले 4 साल में एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है जम्मू कश्मीर की जीडीपी को, ये डबल हो जाएगा। मैं आज भी आश्वस्त हूँ कि डबल नहीं, ये 2.5 गुना होगा जी। इसमें भी अनेक एग्री इंटरप्रेन्योर्स, किसानों की आमदनी बढ़ना, इसके कारण एक अच्छा वातावरण बना। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यहाँ नहीं आया था। एक न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम लेकर के भारत सरकार के सहयोग से हम लोग आए, और मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि आज जो इंसेंटिव इंडस्ट्री के लिए जम्मू कश्मीर में है वो देश के किसी राज्य में नहीं है। और हमारे पास 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रपोजल इन्वेस्टमेंट के हैं। करीब 9,000 करोड़ के प्रपोजल जमीन पर उतर गए, मैंने प्रोडक्शन शुरू हो गया। 18-19 हज़ार करोड़ के प्रपोजल ऐसे हैं जो ऑलरेडी काम चल रहा है, किसी में 20% काम हो गया, किसी में 40%। तो ये 6-8 महीने में ये सब फंक्शनल हो जाएंगे। बाकी जो प्रपोजल हमारे पास हैं उनको जल्दी से जल्दी जमीन पर उतारना, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। लैंड बैंक की हमारी कमी थी, उसको बढ़ाया है। लैंड लॉज बड़े रिग्रेसिव थे, उनको बदला है। और 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट हम बना रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज की क्षमता जम्मू कश्मीर में जितने 70 साल में थी, उससे ज़्यादा हमने 4 साल में बना दी। अभी ज़रूरत और है। एमआर ग्रुप का नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल श्रीनगर में बन रहा है जी। आईटी टावर श्रीनगर और जम्मू में बन रहा है। कठुआ के एक ग्रामीण इलाके में आप जाएंगे तो कनाडा की एक बड़ी कंपनी, आईटी कंपनी ने वहाँ 1000 नौजवानों को रोजगार दिया है, वो चला रहे हैं वहाँ अपना सेंटर। तो इस तरह के अनेक काम हुए हैं। तो एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर, इंडस्ट्री, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी, और फिर टूरिज्म। अनप्रेसिडेंटेड टूरिज्म रहा, जैसा आपने बताया 2 करोड़ 12 लाख लोग आए, इससे ज़्यादा लोग इस साल आएंगे। और वो मैं समझता हूँ ये सब कुछ तब होता है जब शांति रहती है। शांति नहीं रहेगी तो विकास नहीं होगा। अब मोटे तौर पर एक आंकड़ा आपको मैं बताता हूँ कि जिसके पास एक होटल था उसने पिछले 3 साल में एक नया होटल बना लिया है। जी। कुछ ऐसे भी हैं जो 2 बना लिए हैं। वो ऑटो वाला हो, टैक्सी वाला हो, शिकारा वाला हो, हाउस बोट वाला हो, खोमचे वाला हो, हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम के क्षेत्र में काम करने वाला, सबकी आमदनी बढ़ी है। होम स्टे बड़ा पॉपुलर हो गया है। अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस, गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगांव को छोड़ करके ढेर सारे अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशंस पर टूरिस्ट बड़ी संख्या में जा रहे हैं। गुरेज जा रहा है, लोलाब वैली जा रहा है, बंगस जा रहा है, दूध पथरी जा रहा है, अनेक स्थानों पर लोग जा रहे हैं। तो इससे भी लोगों की आमदनी बढ़ी है। 2016-17 में जो इकोनॉमी की साइज हमारी थी 1,17,000 करोड़ थी, वो जस्ट डबल से ज़्यादा हो गई, 2,45,000 करोड़ हो गई 23-24 में। और इस साल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2,63,000 करोड़ से ज़्यादा की इकोनॉमी हमारी हो जाएगी। एक बड़ा उदाहरण है यहाँ जम्मू कश्मीर कैसे टर्न अराउंड, जम्मू कश्मीर बैंक कैसे टर्न अराउंड होता है। जी। जब मैं आया था तो 1100 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घाटे में चल रहा था। आज वो 1700 करोड़ से ज़्यादा के प्रॉफिट में चल रहा है। जब मैं आया था तो 10% से ज़्यादा एनपीए था, आज 3.9% है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक आज जम्मू कश्मीर बैंक बना है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिकेटर्स हैं जो बताते हैं कि क्या बदलाव हुआ है। जी, शायद इसीलिए लोग कह रहे हैं कि एक आपने जादू कर दिया है, कोई जादू की छड़ी है, और वो लोग समझना चाहते हैं कि वो जादू की छड़ी है क्या। और ये तो चीज़ें वो हुई जो कश्मीर के यूथ, महिलाएं, बाकी लोग महसूस कर रहे हैं। लेकिन बाकी भारत के दिल में भी कश्मीर, जम्मू कश्मीर धड़कता है। कोई पूजा पाठ के लिए आता है, कोई नहीं भी आ पाता है तो फिल्मों, सीरियल्स इसके जरिए देखना चाहता है। इसमें भी एक ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा आ गया है। श्रीनगर में थिएटर खुला 35 साल के बाद, वो तो अपनी जगह है ही। 200 से ज़्यादा फिल्मों की ओटीटी की शूटिंग्स यहाँ पर हुई, जिससे जो लोग कश्मीर नहीं आ पाते हैं वो घर बैठ के या जहाँ भी हैं वहाँ देख सकते हैं। ये भी एक बड़ा चेंज है, बड़ी मैसेजिंग है इसकी। ये ठीक कहा आपने। मैं दूसरी दिशा में चला गया था। पिछले 15 सालों में सबसे ज़्यादा अमरनाथ जी की यात्रा करने इस बार यात्री आए जी। 200 की जगह 300 से ज़्यादा फिल्मों और ओटीटी की शूटिंग यहाँ हुई है। जी। नई पॉलिसी हम लोगों ने बनाई, आकर्षक पॉलिसी बनाई। श्रीनगर में नहीं, शोपियाँ, पुलवामा जैसे जगह पर भी सिनेमा हॉल खुले, 34 साल बाद खुले। और
मुहर्रम का जुलूस भी पिछले साल 34 साल बाद ही जी। निकला। तो ये सब तो जैसे परिवर्तन हुए हैं। प्रधानमंत्री जी और इसमें मैं सबसे बड़ा सहयोग आवाम का मानता हूँ। आवाम का भरोसा था और हमारे जो सहयोगी थे, चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, उन्होंने भी बड़ी शिद्दत से कैसे इनको जमीन पर उतारा जाए इसमें मेहनत की। इसका परिणाम है कि ये सब चीज़ें करने में हमें सफलता मिली। कोई एक व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि सब कुछ नहीं कर पाता है। जब एक टीम होती है, सब लोग एक मिशन के लिए, एक उद्देश्य के लिए काम करते हैं, तो सफलता जल्दी मिलती है। और ऐसे अनेक अच्छे लोग यहाँ रहे हैं जिन्होंने इन सब योजनाओं को जमीन पर उतारने में पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से काम किया है। जी सर, अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आए थे चुनाव प्रचार के लिए और उन्होंने कहा कि इस तरह का जम्मू कश्मीर बन रहा है कि पीओके के लोग कहेंगे कि हमें यहाँ रहना है। तो मुझे याद आया 2023 जनवरी में बाकायदा गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का आंदोलन हुआ कि हमें इंडिया में मिल जाना है, और वो भी आपके कार्यकाल का टाइम है जब जम्मू कश्मीर को वो उभरते हुए देख रहे हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? आपने अभी 15 अगस्त को भी कहा था। से सोचें जी कि ये बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार पीओके है, इस पार जी कश्मीर है भारत का। जी तो यहाँ सड़क भी है, बिजली भी है, अस्पताल भी है, पढ़ाई भी है, और ठीक सरहद के उस पार आटे के लिए लंबी लाइन लगी हुई है, लाठीचार्ज हो रहा है। तो उनको ये महसूस होता है कि काश हम भी भारत के हिस्से होते तो ये सब व्यवस्थाएं हमारे यहाँ भी होती। हर आदमी, हर परिवार के लिए 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, हेल्थ कवर है, अनेक सुविधाओं, इसलिए वहाँ से स्वाभाविक रूप से मांग उठ रही है। लेकिन ये कैसा विषय है जिसमें भारत के विदेश मंत्रालय को, भारत सरकार को, मुझे लगता है कि ये कॉल लेनी होगी। मेरा इसमें कुछ बोलना उचित नहीं। जी सर, मैं बस एक दो छोटे सवाल और आपसे बड़े सवाल पूछे। जी नहीं, मैं इसलिए जानना चाहता हूं क्योंकि ये बड़ी बड़ी बातें होती हैं, कई बार आंकड़े होते हैं जो कि लोग समझ पाते हैं, जिनको ज़रूरत है समझ पाते हैं। एक 5-6 साल की बच्ची ट्विटर पे लिखती है कि हमारा सिलेबस ज़्यादा है, होमवर्क ज़्यादा मिलता है, और आप तुरंत उसको देखते हैं। कई लोगों ने मुझे कहा कि आप जाना तो ये सवाल ज़रूर पूछना। बड़ा इमोशनल वो स्टोरी थी, आपने तुरंत ऑर्डर दिया और वो पूरा पाठ्यक्रम बदल गया, या सिलेबस उनका जो बोझ था बच्चों का कम हुआ। इसी तरह कई लोगों को लगता है कि आप हेलीकॉप्टर छोड़ के चले जाते हैं। वो डर, खौफ जो रहता है, जो गृह मंत्री कह रहे थे 10 साल पहले तक, जो भारत सरकार के गृह मंत्री थे, उनको डर लगता था लाल चौक पर। आप ऐसी जगह चले जाते हैं जहां लोग हिम्मत नहीं करते हेलीकॉप्टर के बिना, सिक्योरिटी के बिना। के आने के बाद अगर उस समय एनईपी आ गई होती तो शायद ये काम न करना पड़ता। ये स्वाभाविक था कि बच्चों का जो बचपन है वो किताब के बोझ से दब गया था। नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है उसमें इस बात का ध्यान रखा गया है, और मैं मानता हूं कि विकसित भारत बनाने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बड़ी भूमिका होगी। और एक बात हमको समझना चाहिए कि भारत सोने की चिड़िया कभी इसलिए नहीं था कि हमारे पास गोल्ड माइंस थी। हम सोने की चिड़िया इसलिए थे कि हमारे पास नालंदा, तक्षशिला, यहीं शारदा पीठ, ऐसे ऐसे विश्वविद्यालय थे, ऐसे ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस थे जहां देश नहीं दुनिया के लोग आकर के पढ़ते थे। आज जो नॉलेज इकॉनमी की बात हो रही है, मैं समझता हूं कि भारत के लोग नॉलेज इकॉनमी उस जमाने में जानते थे, और इसीलिए 11वीं शताब्दी तक वर्ल्ड जीडीपी में हमारा कंट्रीब्यूशन 33% था। तो गुलामी के कालखंड के कारण जानबूझ करके हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली को बदल दिया गया, और देश जरूर आभारी रहेगा भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने फिर से भारत अपने गौरव को प्राप्त करे इसके लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई है। ये सच है कि कई स्थानों पर मैं जाता हूँ और गाड़ी से भी जाता हूँ। मैंने जब तय किया कि मुहर्रम के जुलूस में मुझे जाना है तो सिक्योरिटी के लोगों ने कहा कि भाई लाखों लोग रहेंगे, आपका जाना ठीक नहीं है। लेकिन मुझे भरोसा था कि अगर आपकी नीयत सही है, नीति सही है, तो मुझे लगता है आवाम के लोग उसको पसंद करते हैं। मैं गया और सकुशल गया, उसमें भाग लिया और सकुशल वापस भी आ गया। तो इसमें मुझे कोई कठिनाई कभी हुई नहीं। तो सर, मैं एक चीज़ और आपसे समझना चाहता हूं कि जिस तरह की चीज़ें बदल रही हैं, 50 महीने बहुत एक लंबा अरसा होता है, और दिन रात आप जम्मू कश्मीर के लिए देते हैं, सोचते हैं, प्लान करते हैं। आपको विकास पुरुष कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, अभी वहाँ से भी आपका एक जुड़ाव है। तो जम्मू कश्मीर अब आपके लिए क्या मायने रखता है? क्या आपका विज़न है आगे के लिए? क्योंकि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक नई सरकार भी आएगी,
और चीज़ें आगे बढ़ ही रही हैं, बहुत कुछ बदला है 4 साल में। आप आगे क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जो दिशा जम्मू कश्मीर ने पकड़ी है, जो रफ्तार पकड़ी है, ये रफ्तार आने वाले दिनों में बनी रहे। भारत के दूसरे राज्य जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से जम्मू कश्मीर भी सोचे, और नई सरकार जो भी आवे, मैं समझता हूँ कई तरह के प्रश्न उठाए जा रहे हैं। मैं केवल एक बात कहता हूँ कि भाई किसी चुनी हुई सरकार का उद्देश्य क्या हो सकता है? पीस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, शांति, समृद्धि और विकास। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये एजेंडा सरकार का होगा तो मेरा 100% समर्थन सरकार को होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि चुनी हुई सरकार यहाँ के लोगों की आकांक्षाओं, एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए मेहनत करेगी। और मैं आपके माध्यम से, आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा देना चाहता हूँ कि विवेक, बुद्धि या क्षमता जो भी ईश्वर ने दी है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि हम मंजिल तक पहुँच सकें, यहाँ का विकास हो, यहाँ समृद्धि आवे, यहाँ शांति रहे, ये कोशिश अनवरत जारी रहेगी। सर, मेरा एक आखिरी सवाल है। पहले मैं लगातार कश्मीर आता रहा हूँ, बरसों से आ रहा हूँ। पहले बार बार सुनने में एक चीज़ आता था, यहाँ के लोगों से सुनने में आता था कि भारत को कश्मीर चाहिए, कश्मीरी नहीं चाहिए। अब ये इस तरह की फीलिंग थोड़ी कम आ रही है। जैसे मैंने अभी कहा, एयरपोर्ट से जो मुझे सज्जन मिले, कई लोगों से और हमारी बातचीत हुई, ये माइंडसेट क्या आप भी बदलता हुआ देख रहे हैं? आपके पास क्या फीडबैक आ रहा है और किस तरह के इमोशन सब लोगों के अंदर हैं, और आगे आने वाला डायरेक्शन क्या होगा? ये दो बात समझिए, झेलम में पानी अब बहुत बह गया है, और अब जम्मू कश्मीर और ख़ासतौर से कश्मीर वैली के लोगों ने ये मान लिया है कि हमारा भविष्य भारत के साथ है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान केवल हमको गुमराह करता रहा है। पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों की जानें चली गई, कितनी माताएं आज भी बिलखती हैं, कितनी बहनें विधवा हो गई, कितने बाप अपने बेटे को खो दिए। पाकिस्तान की साजिश को लोग समझ गए हैं, और इसलिए अब यहाँ के लोगों के मन में दृढ़ विश्वास कायम हो गया है कि कश्मीर का भी भविष्य भारत के साथ है। भारत आज दुनिया की उभरती हुई एक आर्थिक ताकत है, जिसको पूरी दुनिया बड़े ध्यान से सुनती है, समझती है। कश्मीर के लोग, कश्मीर की आवाम उस उद्देश्य के साथ जुड़ना चाहते हैं, और मैं ये बात कह सकता हूँ कि इंडियन स्टेट की जो अथॉरिटी है वो पिछले 5 वर्षों में जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से इस्टेब्लिश करने में हम लोगों को सफलता मिली है। जी सर, बिल्कुल वो दिखता है, साफ झलकता है। सर, आपने हमें समय दिया, इतना लंबा समय दिया, धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत।